अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट यानी न्याय विभाग, उस विभाग ने एक बहुचर्चित और अमेरिका के सबसे बड़े यौन उत्पीड़न केस की फाइल बंद कर दी है। इस पूरे केस का मुख्य आरोपी अमेरिका के दो राष्ट्रपतियों का चहेता था। एक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तो दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। दोनों कई बार साथ देखे गए। दोस्ती ऐसी कि 2002 में ट्रंप ने उस आरोपी शख्स के बारे में कहा था कि वो कमाल का आदमी है और मेरी ही तरह खूबसूरत कम उम्र की लड़कियों का दीवाना। इस बयान के 14 बरस बाद ट्रंप राष्ट्रपति बने। रेबरल खेमा आरोपी एप्स्टीन और ट्रंप की दोस्ती पर उंगली उठाता है। कंजर्वेटिव खेमा क्लिंटन को घसीटता है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये मामला पार्टी लाइन से ऊपर था। दोनों तरफ के नेता, अमीर कारोबारी, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, सबका नाम जुड़ा था। यह भी कहा गया कि आरोपी के पास एक क्लाइंट लिस्ट थी जिसमें बड़े बड़े नाम थे। वो सबूत जमा करता था, वीडियो बनाता था और फिर ब्लैकमेल करता था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मिला, फाइल अब बंद कर दी गई है। यानी जो कहानी बरसों से तैर रही थी उसे अब अफवाह करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी बने हुए हैं कि अगर अफवाह थी तो इतने साल छुपाया क्यों गया, इतनी जांच क्यों चली। रिपोर्ट के बाद अब ट्रंप के समर्थक भी बंटे नजर आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक सांसदों ने सरकार पर पर्दा डालने का आरोप लगाया है। आज के शो में इसी की चर्चा करेंगे। लेकिन एक कॉशन नोट, इस शो में दी गई जानकारियां आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए दर्शकीय विवेक का इस्तेमाल करें। इस खबर पर विस्तार से चर्चा के बाद दुनिया भर के अलग अलग इलाकों की भी खबर लेंगे। लेकिन सबसे पहले परिचय। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 14 मार्च 2005 की बात है। अमेरिका का राज्य है फ्लोरिडा। वहाँ के पाम बीच इलाके की पुलिस के पास एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ एक महिला थी, इतनी बेचैन और घबराई हुई कि अपना नाम तक नहीं बताना चाह रही थी। उसने डरे सहमे लहजे में अपनी शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि पाम बीच के एक बंगले में उसकी 14 साल की बच्ची का यौन शोषण हुआ है। वो बच्ची अपने घर के पास एक स्कूल में पढ़ती थी। पुलिस की छानबीन से पहले ही खबर उसके स्कूल में फैल चुकी थी। उसकी दोस्तों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। बात आगे बढ़ी तो दोस्तों में झड़प हुई। तब स्कूल की प्रिंसिपल ने दखल दिया। लड़की का पर्स चेक किया गया तो उसके पर्स से $300 मिले थे। पुलिस ने फ़ोन कॉल के आधार पे पड़ताल की। पता चला कि ये बंगला जेफरी एप्स्टीन नाम के आदमी का है। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक फाइनेंसर था, आलीशान प्रॉपर्टीज़ का मालिक। राजनीति और सिनेमा की दिग्गज हस्तियों से उसकी अच्छी दोस्ती थी। बंगला पाम बीच नाम के एरिया में था। ये जो है दक्षिणी फ्लोरिडा में पड़ता है इलाका। ये अमेरिका के सबसे पॉश इलाकों में एक कहा जाता है। ट्रंप का भी एक घर यहाँ पे मौजूद है। बहरहाल पुलिस सर्च वारंट लेकर पहुंची तो उन्हें बहुत सारी आपत्तिजनक पेंटिंग्स, सीडीज और तस्वीरें मिली। जेफरी को कटघरे में खड़ा करने के लिए सबूत मिल चुके थे, लेकिन पूरे नहीं थे। असल में पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट में किसी ने रेड की खबर पहले ही लीक कर दी थी। जेफरी ने पूरा डेटा हटवा दिया था। हालांकि उसकी ये चाल नाकाम रही। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह सिर्फ ऊपरी परत है, अगर हटाया जाए तो बहुत सारे राज खुलेंगे। उन्होंने एक एक करके परतें हटानी शुरू की। 30 से अधिक महिलाओं ने अपना बयान दर्ज कराया और बयान सुनने के बाद एक पैटर्न का खुलासा हुआ। यह पैटर्न क्या था? सारी की सारी पीड़िताएं यौन शोषण के समय नाबालिग थी, कॉलेज जाती थीं, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। उन्हें जेब खर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत थी। लड़कियों को जेफरी के बारे में कॉलेज में पता चला था अपने किसी दोस्त के ज़रिए। क्या पता चला था? कि पाम बीच पर उसका एक बंगला है, यहाँ पर एक अधेड़ आदमी रहता है। वो कॉलेज की लड़कियों को मसाज करवाने के नाम पे $200 देता था। लड़कियों ने शुरुआत में इसके लिए तुरंत हामी भर दी थी। फिर उनके दोस्त उनको उस बंगले तक छोड़कर लौट आती थी। और फिर जो घटनाक्रम सामने आता था वो कुछ यूं था। जेफरी एप्स्टीन लड़कियों के सामने आता, मसाज के बहाने लड़कियों का यौन शोषण किया जाता और ये लगातार क्रम चलता रहता। लड़कियों के पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। उन्हें चुपचाप सब सहन करना पड़ता था। जेफरी एप्स्टीन सब कुछ के बाद पैसे देता था और एक ऑफ़र भी साथ में देता था। ऑफ़र क्या था? कि अगर तुमने एक और लड़की को यहाँ आने के लिए राज़ी किया तो इस पर कमीशन मिलेगा, वो भी $200 का।
कम उम्र, मध्यम वर्गीय परिवार और पैसे की ज़रूरत, इस साथ में जेफरी एप्स्टीन की शख्सियत, लड़कियों के लिए इससे पार पाना बहुत मुश्किल था। जेफरी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। वो इन लड़कियों को अपने अमीर दोस्तों के पास भेजने लगा। इसके बदले में वो अपने काम करवाता था। इसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू का नाम भी आया। वर्जीनिया रॉबर्ट्स नक्की नाम की एक लड़की ने आरोप लगाया कि जेफरी ने उसे मजबूर किया कि वो प्रिंस एंड्रू को खुश करे। प्रिंस एंड्रू ने इनकार किया, बोले कि मैं वर्जीनिया को जानता तक नहीं हूं। फिर एक तस्वीर सामने आ गई, बीच में वर्जीनिया और प्रिंस एंड्रू, प्रिंस का हाथ उसकी कमर पर और किनारे एक और चेहरा, घिलन मैक्सवेल। ये नाम याद कर लिए, आगे इसके बारे में बताएंगे। वर्जीनिया ने कहा कि तस्वीर 2001 की है, तब वो नाबालिग थी और प्रिंस ने 3 बार उनका यौन शोषण किया था। बाद में एक इंटरव्यू में प्रिंस ने कहा कि तस्वीर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उधर जेफरी के ऊपर केस तो बना, पर 2008 में सारा मामला निपटा दिया गया। उसके खिलाफ कुल 36 लड़कियों के बयान दर्ज हुए थे। कुछ गुनाह उसने खुद कबूल लिए, लेकिन स्टेट प्रोसिक्यूटर ने, यानी सरकारी वकील ने, उन बयानों को गंभीरता से नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने केस बंद करने की डील कर ली थी, फिर भी 18 महीने की सजा हुई, वो भी ऐसी जिसमें दिन में वो बाहर घूम सकता था। 13 महीने में छूट के बाहर आ गया। इस डील के पीछे थे अलेक्जेंडर अकोस्टा, उस वक्त फेडरल प्रोसिक्यूटर थे। बाद में ट्रंप के पहले कार्यकाल में मंत्री बन गए थे। जेफरी एप्स्टीन का मामला ठंडा पड़ गया था। साल 2019 में अमेरिकी अखबार मायामी हेरल्ड ने एक रिपोर्ट छापी। कहा कि एप्स्टीन की पीड़िताएं 80 से ज्यादा थीं। अकोस्टा ने मामले की गंभीरता को छिपाया था। फिर से हंगामा शुरू हुआ। अकोस्टा को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे से पहले तक ट्रंप ये कहते फिर रहे थे कि अकोस्टा बहुत शानदार आदमी है, उसने हार्वर्ड से पढ़ाई की है। जैसे इस्तीफे की बात आई, ट्रंप ने कहा कि हायर करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उधर जेफरी एप्स्टीन पहली बार छूटने के बाद अपने काम पर वापस लौट गया। उसका एलीट पार्टियों में आना जाना जारी रहा। उसकी अमेरिका के कई रईस इलाकों में, कई पॉश इलाकों में बंगले थे। वो वहां पर मजे करता था, पार्टियां करता था। उधर पीड़िताएं न्याय के लिए लगातार संघर्ष करती रहीं। फिर #MeToo आंदोलन की शुरुआत हुई। महिलाओं ने मुखर होकर बोलना शुरू किया। कई और महिलाओं ने जेफरी की कारस्तानी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उसके ऊपर केस दर्ज कराए गए। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन फिर से अरेस्ट हुआ। उसके न्यूयॉर्क वाले बंगले की तलाशी हुई। वहां से चाइल्ड पॉर्न मिला। हर कमरे में कैमरे लगे हुए थे। जेफरी जमानत के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाने के लिए तैयार था, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। उसके घर से नकली पासपोर्ट भी मिले, यानी उसकी भागने की पूरी तैयारी थी। अब तय था कि एप्स्टीन जेल में रहेगा। 2020 में ट्रायल होना था, लेकिन 10 अगस्त 2019 को खबर आई कि एप्स्टीन की मौत हो गई है। कहा गया कि गले में फ्रैक्चर हो गया है। जेल वालों ने कहा कि उसने अपनी जान दे दी है, लेकिन इस पर सवाल उठने लगे। साजिश वाली थ्योरियों का तांता लग गया, क्योंकि उस वक्त जेल के गार्ड्स सो रहे थे और शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि वहां के कैमरे बंद थे। सवाल था कि जहां 24 घंटे निगरानी होती है, वहां ठीक वारदात के समय ऐसा कैसे हुआ। थ्योरी चली कि जेफरी के पास कई नामी गिरामी लोगों से जुड़े सबूत थे। वो चाह लेता तो बहुतों की पद प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता था। बहुत सारे लोग जेल जा सकते थे। इसलिए उन्होंने उसे साजिशन जेल में ही मरवा दिया। जेफरी की मौत के साथ केस बंद हुआ। जेफरी के ऊपर लगे आरोप हटा लिए गए, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ था। उसके गुनाहों में साथ देने वाले अभी भी बचे हुए थे। इनमें से एक थी घिलन मैक्सवेल, जिसकी फोटो प्रिंस एंड्रू और वर्जीनिया रॉबर्ट्स के साथ बाहर आई थी। घिलन और जेफरी लंबे समय तक पार्टनर बनकर रहे। पीड़ित महिलाओं का आरोप था कि घिलन जेफरी की सहायक थी। घिलन लड़कियों को लाने और उन्हें क्लाइंट्स तक भेजने का काम करती थी। 2012 के बाद घिलन अलग रहने लगी। वो चर्चा से गायब हो गई थी। जेफरी का केस खुलने और उसकी मौत के बाद एक बार फिर उसकी चर्चा शुरू हुई। जुलाई 2020 में घिलन को अरेस्ट कर लिया गया। 2021 में दोषी करार दे दिया गया और 2022 में 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन आज हम ये सब क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि घिलन मैक्सवेल को सजा मिलने के बाद भी एक सवाल हवा में लटका रहा। क्या एप्स्टीन की कोई क्लाइंट लिस्ट थी भी? सालों से रिपब्लिकन सांसद इसी सवाल को घुमा फिराकर उठाते रहे। कई लोग तो ये मान चुके थे कि लिस्ट है, बस छिपाई जा रही है। मिसालें देखिए,
जो मौजूदा एफबीआई डायरेक्टर हैं काश पटेल, उन्होंने 2022 में कहा कि सरकारी गैंगस्टरों ने सबूत दबा दिए, लोकल पुलिस को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई से मिलने वाली फंडिंग की धमकी दी गई, अगर साथ नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि ब्लैक बुक कभी बाहर नहीं आई। काश पटेल ने ट्रंप से अपील की कि अगर दोबारा राष्ट्रपति बने तो यह सब सार्वजनिक कर दीजिए। एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंजिनो पहले पॉडकास्टर थे, एफबीआई की आलोचना करते थे, कहते थे कि एजेंसी क्राइम छुपाती है, अब खुद सिस्टम का हिस्सा है, एफबीआई डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो उनका भी लहजा बदल गया है, कह रहे हैं कि एप्स्टीन की मौत हत्या नहीं थी। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी का है। 21 फरवरी 2025 को उन्होंने फॉक्स न्यूज पर एक इंटरव्यू दिया। सवाल पूछा गया कि क्लाइंट लिस्ट क्या रिलीज होगी? बॉन्डी बोली, वो फाइल मेरी डेस्क पर है, ट्रंप का निर्देश भी है, मैं देख रही हूं। मतलब उन्होंने माना कि लिस्ट है और उनके पास मौजूद है। और कुछ दिन बाद न्याय विभाग ने कुछ फाइलें रिलीज की, नाम रखा गया एप्स्टीन फाइल्स फेज 1। लेकिन सब पुराने कागज निकले जो पहले से ही पब्लिक में थे, कुछ भी नया नहीं था। बॉन्डी बोली कि यह तो शुरुआत है, आगे और भी रिलीज होगा। 1 मार्च को उन्होंने फॉक्स न्यूज पर फिर से कहा कि हमसे जानबूझकर चीजें छुपाई गई, हमने अभी फाइलें देखी नहीं है, लेकिन यह संदेहास्पद है। इसके बाद जून 2025 में एलन मस्क और ट्रंप के बीच तनातनी शुरू हुई। मस्क बोले कि असल बात तो यह है कि फाइलों में ट्रंप का नाम है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी वो पोस्ट डिलीट कर ली। फिर 7 जुलाई की तारीख आई, पूरी कहानी पलट गई। अमेरिकी न्याय विभाग ने एक मेमो जारी किया, कहा गया है कि कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं मिली, कोई ब्लैकमेलिंग का सबूत नहीं है और अब कोई नया दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा। पता नहीं फेज 1 में जो जारी किया था वो कहां से आया। अब 10 घंटे की जेल सीसीटीवी फुटेज भी जारी की गई है। ये उस दिन की है जिस दिन एप्स्टीन की मौत हुई। वीडियो में दिख रहा है कि कोई अंदर नहीं गया, पर टाइम स्टैम्प जो वीडियो में लगा होता है उसने पूरे दावे का खेल बिगाड़ दिया। टाइम स्टैम्प 11:58 से सीधा 12 पर कूद जाता है, यानी बीच का 2 मिनट का हिस्सा गायब है। वहीं से साजिश उठकी हवा फिर से उठ रही है। फिर 8 जून को कैबिनेट मीटिंग में बॉन्डी से रिपोर्टर ने सवाल पूछा, तब ट्रंप बीच में कूद पड़े और रिपोर्टर को ही अंड-बंड बोलने लगे। 1 मिनट, जरा रुकिए। क्या आप अब भी जेफरी एप्स्टीन की बात कर रहे हैं? सालों से इस आदमी की ही चर्चा हो रही है और अब भी हम यही करें? हमारे सामने टेक्सास है और ना जाने कितने मुद्दे हैं, और आप अब भी इस आदमी, इस घिनौने शख्स का जिक्र कर रही हैं। यकीन नहीं होता। क्या वाकई में हम यहाँ वक्त जाया करने आए हैं? आपको वाकई में लगता है कि सवाल का जवाब देना चाहिए? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे वक्त में, जब देश में इतनी कामयाबी की कहानियां हैं और टेक्सास में जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद भी सवाल एप्स्टीन पर। लेकिन आप जारी रखिए। बॉन्डी ने बाद में कहा कि वीडियो निर्णायक नहीं था, लेकिन पहले के सबूत आत्महत्या की तरफ इशारा करते हैं। हर रात सीसीटीवी 1 मिनट स्किप करता है, सब में ऐसा होता है, हम बाकी रातों की फुटेज भी दिखाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो हजारों घंटों की सीसीटीवी फुटेज सीज हुई है वो चाइल्ड सेक्स अब्यूज का मटेरियल है और यह कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। मतलब जो कहा गया था कि वीआईपी के वीडियो हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सब अब लॉक के पीछे है। यह मेमो आया तो पक्ष विपक्ष की नाराजगी भी आई है। एलन मस्क बोले कि देखो घड़ी क्या बता रही है, फिर वही वक्त जब किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन बोले कि इन एजेंसीज को तोड़ना होगा, यह तंत्र अब नहीं चलेगा। फॉक्स न्यूज के पूर्व एंकर टकर कार्लसन बोले कि यह कवरअप है, यानी साजिश के तहत पर्दा डालने की कोशिश। अमेरिकी संसद में भी विरोध शुरू हुआ। डेमोक्रेट सांसद जेमी रास्किन ने 15 साथियों के साथ मिलकर बॉन्डी को 6 पन्नों की चिट्ठी लिखी, कहा कि वो फाइलें जानबूझकर नहीं रिलीज की जा रही हैं जिनसे ट्रंप को नुकसान न हो। कुल जमा बात यह है कि जवाब अब भी अधूरा मिला है, सवाल बने हुए हैं। हमने जानकारों से इस सिलसिले में बात की, पूछा कि क्या वाकई पर्दा है, क्या कवरअप है, या फिर साजिश वाली थ्योरी फुस हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के प्रति एक शक पैदा करता है लोगों को कि क्लाइंट लिस्ट क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर क्लाइंट लिस्ट नहीं थी तो इसको जेल में क्यों डाला गया था, और क्यों इसने सुइसाइड किया या इसकी हत्या की गई, जो रिपब्लिकन्स कहते हैं कि हत्या की गई और इसने सुइसाइड किया। तो ये एक पेचीदा मामला है शुरुआत से ही, और जितने भी अब तक इसको इन्वेस्टिगेशन का अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा। कौन है, क्या है, इस पर कयास लगाए गए, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इसमें ये पर्टिकुलर व्यक्ति इन्वॉल्व है, क्योंकि तथ्य नहीं थे सामने।
और जिस तरह से अभी एफबीआई ने इसका जिक्र किया है और इसके क्लोजर की बात की है, उसमें भी ये कहा गया है कि कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं था। तो ये और उसको पेचीदा बना दे रहा है, और इसमें राजनीतिज्ञों के भी इन्वॉल्व होने की एक तरह से अंदेशा है। ट्रम्प खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये भी अंदेशा है। तो इस मामले में तह तक जाने की जरूरत है, और यही वो कारण हो सकता है मेरे हिसाब से, जो कभी ट्रम्प के अगेंस्ट जाए, और अगर इसमें कुछ तथ्य आ जाए, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इस पर जर्नलिस्ट को इस पर विचार करे, तो वो पता चलेगा कि इसकी हद कहां तक, और इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। और रही बात उसके उसके डेथ की, एप्स्टीन के डेथ की, तो वो हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहेगी। कब तक कैसे मरा, कब तक लोग इससे मिलते रहे, कब इसने अपनी बातें सारी खत्म की, और वो लिस्ट कौन था। यानी डेथ है या सुसाइड, ये एक मिस्ट्री रहेगी जो शायद कभी सुलझे नहीं। अब अगली खबर पे बढ़ने से पहले एक रिकमेंडेशन, एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, जेफरी एप्स्टीन द फिल्दी रिच। वो आपको जरूर देखनी चाहिए, इसी मसले पे है। अब आपको अमेरिकी राज्य टेक्सास में आई बाढ़ से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स बताते हैं, वो सुर्खियां। आपदा में अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है ये आंकड़ा 200 के पार जा सकता है। अकेले केयर काउंटी जो टाउन है, जिला है, वहां पर 161 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कैंप मिस्टिक के मुताबिक महिला कैंपर्स और काउंसलर समेत 27 मौतें हुई हैं। ये वही कैंप है जहां बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने बताया कि 5 बच्चे और 1 काउंसलर लापता है। कहा उन्होंने कि आखिरी शख्स के मिलने तक रेस्क्यू जारी रहेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। अधिक जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालात जैसे थे और भी जान जा सकती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया है। 11 जुलाई को ट्रंप टेक्सास में मुआयना करने पहुंचेंगे। इस आपदा को नेशनल ट्रेजेडी उन्होंने करार दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने 2 सबसे बड़े तालिबानी नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। पहले तालिबानी सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा और दूसरे तालिबान के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी। इन पर लिंग आधारित उत्पीड़न का आरोप है, यानी औरतों और लड़कियों को सिर्फ उनके जेंडर की वजह से उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखने का आरोप। तालिबान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ऑब्वियसली वो ऐसा ही करेंगे। कहा है कि आईसीसी की कोई हैसियत नहीं है। यूएन वुमेन जेंडर इंडेक्स 2024 के मुताबिक अफगानिस्तान जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में नीचे से दूसरे नंबर पे है। महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, कमाई से जुड़े फैसले लेने में पुरुषों से 76% कम मौके मिलते हैं। 10 में से 8 महिलाएं पढ़ाई, नौकरी या ट्रेनिंग से वंचित हैं। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी केवल 24% है, जबकि पुरुषों की 89%। मंत्रिमंडल और स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की मौजूदगी 0 है। लड़कियों की सेकेंडरी स्कूल शिक्षा खत्म हो चुकी है, कॉलेज तो दूर की बात है। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे सिंपल सवाल कि क्या होगा आगे, क्योंकि आईसीसी के पास न पुलिस है न कोई सेना। अगर सदस्य देश इन वारंट को लागू न करें तो आईसीसी कुछ कर नहीं सकता, और यह परेशानी नई नहीं है। पिछले ही साल आईसीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर भी युद्ध अपराधों का वारंट जारी किया था। पश्चिमी देशों ने वो वारंट भी लागू नहीं किया, लेकिन संभव है कि अब बात तालिबान की आएगी तो शायद कुछ एक्शन देखने को मिले। अगली सुर्खी, यमन के पास रेड सी में कार्गो जहाज पे दोबारा हमला हुआ है। 3 नाविकों को मौत और 2 के घायल होने की खबर है। यह जानकारी 8 जुलाई को यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स ने दी है। इटर्निटी सी नाम का यह जहाज ग्रीस का था, जिस पर लाइबेरिया का झंडा लहरा रहा था। फिलहाल किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक हूती विद्रोहियों पर है। इससे पहले 6 जुलाई को हूती विद्रोहियों ने मैजिक सीज नाम के जहाज पर ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट से हमला किया था। मजबूरन क्रू मेंबर्स को जहाज खाली करना पड़ा था। यह जहाज भी ग्रीस का था, जिस पर लाइबेरिया का झंडा था। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने विस्फोटक लगाकर शिप को डुबा दिया है। अब सवाल है कि हूती आखिरकार दूसरे देशों के जहाजों पर क्यों हमला कर रहे हैं। नक्शे में देखिए, एशिया अफ्रीका के बीच जलमार्ग को रेड सी कहते हैं। कई देश इस रास्ते व्यापार करते हैं। हूती विद्रोही इस क्षेत्र को टारगेट करते रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे इजरायल पर दबाव बनेगा। अगली सुर्खी यूएस से है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाया है। 8 जुलाई को कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी करने की छूट दी है। इससे कई सरकारी एजेंसियों के ढांचे को एक नया रूप देने का रास्ता साफ हो सकता है।
कोर्ट ने कहा कि ट्रंप सरकार का आदेश कानूनी अधिकार के दायरे में है। हम किसी छटनी की योजना को वैध नहीं बता रहे हैं, बल्कि प्रशासन के कामकाज को आगे बढ़ाने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन इस मामले की शुरुआत हुई कहां से, यह जान लेते हैं ब्रीफली। फरवरी 2025 में ट्रंप ने एक आदेश जारी किया था जिसमें सरकारी एजेंसियों को बड़े पैमाने पर छटनी करने की तैयारी करने को कहा था। कई विभागों ने स्टाफ कम करने की योजना बनाई, लेकिन लोअर कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। निचली अदालत का कहना था कि ट्रंप ने बिना संसद की मंजूरी के यह कदम उठाया था, जो उनकी सीमा से बाहर आता है। दूसरे कार्यकाल में पदभार संभालने के बाद ट्रंप ने 23 लाख सरकारी कर्मचारियों की छटनी शुरू की। इस अभियान का नेतृत्व एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने किया था। कई कर्मचारी निकाले गए, 2 एजेंसियों को तो लगभग बंद कर दिया गया था। अब एक सूचना, किताब वाला में इस बार हमारे साथ थे लेखक शशांक शेखर सिन्हा। उनकी किताब कास्टिंग द बुद्धा पर हुई इस बातचीत में उन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़े कई मिथकों और तंत्र विद्याओं पर बात की है। इंटरव्यू लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर देखिए। दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।